आज हम इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 12 वितान भाग 2 में संकलित लेखक मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित पाठ सिल्वर वेडिंग का पाठ सारांश पढ़ेंगे। पाठ सार के अंतर्गत जो पाठ आरंभ होता है वो इस प्रकार होता है। दफ्तर में सेक्शन अफसर यशोधर पंत ने जब आखिरी फाइल का काम पूरा किया तो दफ्तर की घड़ी में 5:25 हुए थे। वे अपनी घड़ी सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए वे दफ्तर की घड़ी को सुस्त बताते हैं। इनके कारण अधीनस्थ को भी 5 बजे के बाद भी रुकना पड़ता है। वापसी के समय वे किशनदा की उस परंपरा का निर्वाह करते हैं जिसमें जूनियरों से हल्का मजाक किया जाता है। दफ्तर में नए असिस्टेंट चड्ढा जी की चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं। यानी पाठ का आरंभ यशोधर बाबू के ऑफिस से होता है, जहां वे शाम के 5:25 का समय जब हुआ तब तक कार्य कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो अपने हाथ की घड़ी को उसका समय रोज़ाना सुबह शाम रेडियो के समाचारों के समय से वो मिलाते हैं, इसलिए उनकी खुद की घड़ी गलत नहीं हो सकती। उनका मानना था कि उनके कार्यालय की घड़ी ही धीरे चलती है, सुस्त चलती है। यही कारण है कि वे तो 5 बजे तक या 5 बजे के बाद तक रुकते ही थे। उनके अधीन कार्य करने वाले दूसरे कर्मचारियों को भी जब तक वो कार्यालय नहीं छोड़ते वहाँ रुकना पड़ता था। और उनका मानना था कि किशनदा की जो परंपरा थी, जिस व्यक्ति को वो बहुत मानते थे, किशनदा वो व्यक्ति है इसमें जिसे का यशोधर बाबू बहुत सम्मान करते हैं और उनके सिद्धांतों के अनुसार जीवन निर्वाह करना अपने लिए गर्व की बात मानते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि किशनदा का ये मानना था कि जब आप अपने कार्यालय से जाएं तो जाते समय अपने जूनियर कर्मचारियों के साथ हल्का मजाक करना चाहिए। और इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए यशोधर बाबू भी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से हल्का मजाक करते हुए जाते हैं। और चड्ढा जी का पहनावा, उनके पतलून, उनकी ऊंची एड़ी वाले जूते देखकर समहाउ इम्प्रॉपर मालूम उनको होता है। आगे उसने थोड़ी बदतमीजी पूर्ण व्यवहार करते हुए पंत जी की चूनेदानी का हाल पूछा। यानी जो चड्ढा जी हैं उन्होंने थोड़ा सा बदतमीजी पूर्ण आचरण करते हुए उन्होंने उनकी चूनेदानी का हाल पूछा। पंत जी ने उसे जवाब दिया और फिर चड्ढा ने पंत जी की कलाई थाम ली और कहा कि यह पुरानी है, अब तो डिजिटल जापानी घड़ी ले लो, सस्ती मिल जाती है। पंत जी उसे बताते हैं कि यह घड़ी उन्हें शादी में मिली है, यह घड़ी भी उनकी तरह ही पुरानी हो गई है, अभी तक यह सही समय बता रही है। इस तरह जवाब देने के बाद एक हाथ बढ़ाने की परंपरा पंत जी ने अल्मोड़ा के रेमजे स्कूल में सीखी थी। यानी जो चड्ढा जी थे उन्होंने जब उनसे बदतमीजीपूर्ण आचरण करते हुए उनका हाथ पकड़कर और उनकी कलाई घड़ी पर टिप्पणी की कि ये पुरानी हो गई, अब तो बदल दो, नई घड़ी सस्ती भी आ जाती है, नई ले लो। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी शादी की घड़ी है और ये समय ठीक बता रही है, तो मैं नई घड़ी क्यों लूँ। इस प्रकार से यशोधर बाबू ने चड्ढा जी को जवाब दे दिया। आगे ऐसी परंपरा किशनदा के क्वार्टर में भी थी, जहाँ यशोधर को शरण मिली थी। किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ी लड़कों को आश्रय देते थे। पंत जी जब दिल्ली आए थे तो उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। तब किशनदा ने उन्हें मैस का रसोइया बनाकर रख लिया। उन्होंने यशोधर को कपड़े बनवाने व घर पैसा भेजने के लिए 50 रुपये दिए। इस तरह वे स्मृतियों में खो गए। तभी चड्ढा की आवाज़ से वे जागृत हुए
और मेनन द्वारा शादी के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहने लगे, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। यानी कहें कि अब यशोधर बाबू को किशन दाह, यानी जो किशन नाम का व्यक्ति है जिनको वो बहुत मानते हैं, उनकी याद आती है और उनके क्वार्टर की याद आती है कि एक बार यशोधर को किशन दाह ने शरण दी थी। उस समय वो कुंवारे थे और पहाड़ी लड़कों को अपने यहाँ पे आश्रय दिया करते थे। जब यशोधर पंत दिल्ली आए थे तो उनकी उम्र कम होने के कारण सरकारी नौकरी नहीं कर पाए, अतः किशन दाह उनको मैस में रसोइये के रूप में उनको रख लिया, यशोधर बाबू को। और यशोधर बाबू के कपड़े बनवाने के लिए और घर पैसे भिजवाने के लिए 50 रुपये अलग से दिए। तो इस तरह यशोधर बाबू किशन दाह की इन यादों में खो गए। इतने में जब वो ये बातें याद कर ही रहे थे कि तभी चड्ढा जी ने फिर आवाज़ लगाई और मेनन द्वारा इन दोनों ने, चड्ढा जी और मेनन दोनों ने जब उनके विवाह के संदर्भ में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। यानी उन्होंने बताया कि उनका जो विवाह था वो 6 फरवरी 1947 में हुआ। मेनन ने उन्हें सिल्वर वेडिंग की बधाई दी, यानी मैं आज उनकी सिल्वर वेडिंग थी तो इसलिए उन्होंने उनको बधाई दी और यशोधर खुश होते हुए झेंपे और झेंपते हुए खुश हुए। फिर भी वे इन सब बातों को अंग्रेज़ों के चोचले बताते हैं, किंतु चड्ढा उनसे चाय, मट्ठी व लड्डू की मांग करता है। यशोधर जी 10 रुपये का नोट चाय के लिए देते हैं, परंतु उन्हें यह समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड लगता है। यानी जब सब लोगों को पता चला कि भाई आज इनकी सिल्वर वेडिंग है तो इस वजह से उन्होंने सबने पार्टी के लिए, यानी चाय पानी के लिए, आदि के लिए खर्चा मांगा। तो यशोधर बाबू ने अपने साथी कर्मचारियों को 10 रुपये दिया और चाय के लिए देते हुए उन्होंने दे तो दिए, लेकिन ये सब उनको समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड लगता है। अतः सारे सेक्शन के आग्रह पर भी वे चाय पार्टी में शरीक नहीं होते हैं। यानी चाय पार्टी के लिए पैसे उन्होंने दिए 10 रुपये, लेकिन उसमें शामिल नहीं हुए। चड्ढा के जोर देने पर वे 20 रुपये और दे देते हैं। जब उन्होंने दिया कि भाई 10 रुपये में पार्टी कैसे होगी, तो उन्होंने बहुत जोर देने पर 20 रुपये और दे दिए, किंतु आयोजन में सम्मिलित नहीं होते थे। उनके साथ बैठकर चाय पानी और गप गप्पाष्टक में वक्त बर्बाद करना उनकी परंपरा के विरुद्ध है। यशोधर बाबू ने इधर रोज बिड़ला मंदिर जाने और उसके उद्यान में, यानी बगीचे में बैठकर प्रवचन सुनने या स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीति अपनाई है। यह बात उनकी पत्नी व बच्चों को अखरती थी, क्योंकि वे बुजुर्ग नहीं थे। बिड़ला मंदिर से उठकर वे पहाड़गंज जाते और घर के लिए साग सब्जी लाते। इसी समय वे मिलने वालों से मिलते थे। घर पर वे 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते थे। तो हमने देखा किस तरह से जब वो अपने कार्यालय से निकलते हैं तो वहाँ से सीधे रोज बिड़ला मंदिर जाते हैं। वहाँ के बगीचे में बैठकर या तो जो प्रवचन वहाँ हो रहा होता था उसको सुनते या फिर खुद ही अपने प्रभु के ध्यान में बैठ जाते। ये उन्होंने एक नई रीति, नई परंपरा रोजाना के लिए बना ली। लेकिन ये सब बातें उनकी पत्नी और उनके बच्चों को बुरी लगती थी। उनका मानना था कि अभी वो इतने बुजुर्ग नहीं हुए कि जो धार्मिक क्रियाएं हैं या प्रभु का ध्यान, प्रवचन सुनना आदि में ध्यान लगाएं। ये उनको ठीक नहीं लगा। बिड़ला मंदिर से उठ के वो पहाड़गंज जाते थे, वहाँ से साग सब्जी जो भी है लेते और वहाँ से मिलने वाले लोग जो रास्ते में मिलते उनसे मिलते हुए घर पर 8 बजे से पहले कभी भी नहीं पहुँचते थे। आज यशोधर जब बिड़ला मंदिर जा रहे थे तो उनकी नज़र किशन दाह के 3 बेडरूम वाले क्वार्टर पर पड़ी। अब वहाँ 6 मंजिला मकान बन रहा है। उन्हें बहुमंजिली इमारतें अच्छी नहीं लग रही थी। यही कारण है कि उन्हें उनके पद के अनुकूल एंड्रयूजगंज, लक्ष्मीबाई नगर पर D2 टाइप अच्छे क्वार्टर मिलने का ऑफर भी स्वीकार्य नहीं है।
और वे यहीं बसे रहना चाहते हैं। जब उनका क्वार्टर टूटने लगा तब उन्होंने शेष क्वार्टर में से एक अपने नाम अलॉट करवा लिया। वे किशन दा की स्मृति के लिए यही रहना चाहते थे। यानी आज किशन दा नहीं रहे, लेकिन उनको वो अपने जीवन में बहुत मानते थे। वो अपने जीवन में किशन दा को आदर्श पुरुष मानते थे। यही कारण है, कहते हैं कि जब एक बार वो ऐसे ही बिड़ला मंदिर जा रहे थे तो उनकी नज़र किशन दा के 3 बेडरूम वाले क्वार्टर पर पड़ी, जो अब 6 मंजिला मकान बन चुका है। पहले कभी वह 3 बेडरूम का एक क्वार्टर हुआ करता था। और कहते हैं कि अब उनका खुद का जो क्वार्टर है, जब वो काफ़ी जर्जर अवस्था में हो गया तो भी उन्होंने नए क्वार्टर लेने का, अच्छे क्वार्टर मिलने का ऑफ़र भी स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि वे चाहते थे कि यहीं जहाँ पे किशन दा रहते हैं, जहाँ उनका भवन, उनका क्वार्टर है, वहीं पे मैं रहूं, ताकि अपने उस आदर्श पुरुष की यादें मेरे सामने बनी रहें। इसलिए उन यादों को वो खोना नहीं चाहते थे। इसलिए नया अच्छा भवन भी, क्वार्टर भी लेना उनको पसंद नहीं था। पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी व बच्चों से हर छोटी बड़ी बात पर मतभेद होने लगा है। इसी वजह से उन्हें घर जल्दी लौटना अच्छा नहीं लगता था। उनका बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पर लग गया था। यशोधर बाबू को यह भी समहाउ लगता था, क्योंकि यह कंपनी शुरू में ही 1,500 रुपये प्रति माह वेतन देती थी। उन्हें कुछ गड़बड़ लगती थी। उनका दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा था। उसका एलाइड सर्विसेज में न जाना भी उनको अच्छा नहीं लगता। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया। उनकी एकमात्र बेटी शादी से इनकार करती है, साथ ही वह डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए अमेरिका जाने की धमकी भी देती है। वे अपने बच्चों की तरक्की से खुश हैं, परंतु उनके साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाते। तो यहाँ उनके परिवार का एक सामान्य परिचय दिया कि किस प्रकार से उनका जो बेटा है वो कह रहा है, वो एक कंपनी में काम शुरू किया। 1,500 रुपये पहले ही महीने से जब उसको मिलने लगा तो उनको कुछ गड़बड़ लगा कि इतने रुपये शुरू में ही देने लग जाए कोई कंपनी, तो कोई गड़बड़ है, कोई काम पता नहीं कैसा काम है, ऐसा उनके दिमाग में विचार आने लगा। दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा था, तो IAS में जब एलाइड सर्विसेज में उसका नंबर आया तो उसने उसको उस नौकरी को करना पसंद नहीं किया। तो यह भी यशोधर बाबू को अच्छा नहीं लगा। तीसरा, स्कॉलरशिप लेके अमेरिका चला गया और उनकी बेटी, जो एकमात्र बेटी थी, वो अपना विवाह करने से मना करती है। कहती है कि मैं डॉक्टरी के लिए अमेरिका चली जाऊंगी। इस तरह से बच्चों का इस तरह तरक्की करना, आगे बढ़ना उनको अच्छा तो लगता था, लेकिन वो उनके विचारों से तालमेल नहीं बैठा पाते थे। यशोधर की पत्नी संस्कारों से आधुनिक नहीं है, परंतु बच्चों के दबाव से वह मॉडर्न बन गई है। शादी के समय भी उसे संयुक्त परिवार का दबाव झेलना पड़ा था। यशोधर ने उसे आचार व्यवहार के बंधनों में रखा। अब वह बच्चों का पक्ष लेती है तथा खुद भी अपनी सहूलियत के हिसाब से यशोधर की बातें मानने की बात कहती है। यशोधर उसे शानियल बुढ़िया, चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुहासे, लोग करे तमाशे कहकर उसके विद्रोह का मजाक उड़ाते हैं, परंतु वे खुद ही तमाशा बनकर रह गए। किशन दा के क्वार्टर के सामने खड़े होकर वे सोचते हैं कि वे शादी न करके पूरा जीवन समाज को समर्पित कर देते तो अच्छा होता। यानी यहाँ यशोधर बाबू की पत्नी के बारे में बताया कि वह प्रारंभ से आधुनिक संस्कारों वाली नहीं थी, यानी जिसे मॉडर्न महिला कहें या आधुनिक महिला कहें उस तरह की वो नहीं थी, किंतु जब बच्चों के दबाव के कारण वह उनकी इच्छा के अनुरूप रहने लग गई, जो कि यशोधर बाबू को अच्छा नहीं लगता था। शादी के समय भी उसे संयुक्त परिवार का दबाव झेलना पड़ा था। यानी जब उसका विवाह हुआ, यशोधर बाबू की पत्नी संयुक्त परिवार में सबकी इच्छाओं के अनुसार जीने की कोशिश करती रही, किंतु बाद में अपने बच्चों का पक्ष लेती रहे और कभी कभी यशोधर बाबू की बात मानने की बात भी वो कहती थी
और लेकिन वह अपने बच्चों के दबाव में आधुनिकता की डोर नहीं छोड़ पाती थी। यही कारण है कि यशोधर बाबू उसे शानियाल, बुढ़िया, चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुँह मुहासे, लोग करें तमाशे आदि कहकर उसका मजाक भी उड़ाया करते थे। जबकि पूरे परिवार में कोई भी यशोधर बाबू की बात नहीं मानता था, इसलिए इस तरह की बातों से वो खुद ही मजाक बनकर रह जाते थे और कभी कभी तो उदास होकर किशन दा के क्वार्टर के सामने खड़े होकर वह यह सोचने लग जाते कि यदि मैं भी पूरे जीवन विवाह ना करके अपना जीवन समाज के लिए समर्पित कर देता तो अच्छा होता। यह जो वाक्य है ये यशोधर बाबू का अपने जीवन के प्रति निराशा या अपने परिवार के प्रति उनकी जो आकांक्षाएं थी उनके अधूरेपन को प्रदर्शित करता है कि वो अपने बच्चों और अपनी पत्नी के आचरण से संतुष्ट नहीं हैं। उनकी आधुनिकता उनको नहीं पचती है, उनको अच्छी नहीं लगती है। यशोधर ने सोचा कि किशन दा का बुढ़ापा कभी सुखी नहीं रहा। उनके तमाम साथियों ने मकान ले लिए। रिटायरमेंट के बाद किसी ने भी उन्हें अपने पास रहने की पेशकश नहीं की। स्वयं यशोधर भी यह पेशकश नहीं कर पाए क्योंकि वे शादीशुदा थे। किशन दा कुछ समय किराए के मकान में रहे और फिर अपने गांव लौट गए। यानी किशन दा ने भी अपने जीवन भर कभी भी मकान ना बनाया ना लिया। जब रिटायरमेंट हो गया तो सरकारी क्वार्टर से जब निकाले गए तो रहने के लिए किसी मित्र ने जगह नहीं दी और वो अपने गांव चले गए। कोई मित्र जगह देता भी कैसे, क्योंकि सभी शादीशुदा थे और खुद यशोधर बाबू भी ऐसा नहीं कर पाए थे। साल भर बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें कोई बीमारी भी नहीं हुई थी। यशोधर को इसका कारण भी पता नहीं। वे किशन दा की यह बात याद रखते थे कि जिम्मेदारी पड़ने पर हर व्यक्ति समझदार हो जाता है। वे मन ही मन यह स्वीकार करते थे कि दुनियादारी में उनके बीवी बच्चे अधिक सुलझे हुए हैं, परंतु वे अपने सिद्धांत नहीं छोड़ सकते। वे मकान भी नहीं लेंगे। किशन दा कहते थे कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं और सयाने उनमें रहते हैं। रिटायरमेंट होने पर गांव के पुश्तैनी घर चले जाओ। वे इस बात को आज भी सही मानते हैं। यानी किशन दा का यह विचार था कि भाई रिटायरमेंट जो कि 60 वर्ष की उम्र पर मिलता है, वहाँ तक आप सरकारी आवास में रहो, उसके बाद आप अपने घर चले जाओ, अपने गांव जाकर रहो। इसलिए मकान बनाने में, नए मकान बनाने में समझदारी नहीं मानते थे। और यशोधर बाबू भी किशन दा की इस बात को मानते हैं। किशन दा के इस विचार से कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं और सयाने लोग उनमें रहते हैं। तो यहाँ किराए पर रहने के संदर्भ में ये टिप्पणी की गई है, तो ये बात उन्होंने कही। उन्हें पता है कि गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है तथा उस पर अनेक लोगों का हक है। उन्हें लगता है कि रिटायरमेंट से पहले कोई लड़का सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके पास रहेगा। ऐसा ना होने पर क्या होगा, इसका जवाब उनके पास नहीं होता। यानी यशोधर बाबू भी किशन दा की तरह नया मकान नहीं बनाना चाहते, जबकि वो जानते हैं कि गांव का उनका जो पुश्तैनी, उनका पैतृक घर है, वह टूट फूट चुका है और उस पर बाकी के लोगों ने लंबे समय से अपना अधिकार कर रखा है, जो उनको मिलना कठिन है। दूसरी तरफ वो ये सोचते थे कि अगर रिटायरमेंट हो भी गया तो उससे पहले कोई ना कोई लड़का नौकरी लग जाएगा, सरकारी नौकरी मिलने पर उनको क्वार्टर मिलेगा तो वहाँ रह लेंगे। लेकिन वो यह नहीं सोचते कि अगर ऐसा नहीं हुआ तब क्या करेंगे, तो इसका जवाब उनके पास भी नहीं होता था। बिड़ला मंदिर के प्रवचनों में उनका मन नहीं लगा। उम्र ढलने के साथ किशन दा की तरह रोज मंदिर जाने, संध्या पूजा करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे। मन के विरोध को भी वे अपने तर्कों से खत्म कर देते हैं। गीता के पाठ में जनार्दन शब्द सुनने से उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आई। उनकी चिट्ठी से पता चला कि वे बीमार हैं। यशोधर बाबू अहमदाबाद जाना चाहते हैं, परंतु पत्नी व बच्चे उनका विरोध करते हैं। यशोधर खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं
तथा बच्चों को भी वैसा बनाने की इच्छा रखते हैं। किंतु उस दिन हद हो गई जिस दिन कमाऊ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। यानी बिड़ला मंदिर में जब वो प्रवचन सुनते हैं तो वहाँ प्रवचन सुनते सुनते जब जनार्दन शब्द आया भगवान के लिए, तो उस जनार्दन शब्द से उनको अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आती है। उनकी चिट्ठी आई थी, उनकी चिट्ठी से पता चला था कि वो बीमार भी हैं। अब यशोधर बाबू उनके यहाँ अहमदाबाद जाना चाहते हैं, लेकिन पत्नी बच्चे सब विरोध करते हैं। यशोधर बाबू का यह विचार था कि हर दुख और सुख की घड़ी में अपने रिश्तेदारों, अपने निकट संबंधियों के यहाँ आना जाना चाहिए, इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। तो वो अपनी इस परंपरा का निर्वहन करना चाहते थे, लेकिन बच्चे इस बात को नहीं मानते थे। यही कारण है कि एक दिन जब कमाऊ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ के यहाँ भेजने के लिए खर्चा मैं नहीं दूंगा, तो बहुत बड़ी बात यशोधर बाबू को सुननी पड़ गई। यशोधर की पत्नी का कहना है कि उन्होंने बचपन में कुछ नहीं देखा। माँ के मरने के बाद विधवा बुआ ने यशोधर का पालन पोषण किया। मैट्रिक पास करके दिल्ली में किशनदा के पास रहे। वे भी कुंवारे थे तथा उन्हें भी कुछ नहीं पता था, अतः वे नए परिवर्तनों से वाकिफ नहीं थे। तो इस तरह से यशोधर की जो पत्नी थी वो भी कह रही कि भाई बचपन में उन्होंने भी कुछ नहीं देखा, माँ मर गई, उसके बाद विधवा बुआ ने यशोधर का पालन पोषण किया, और मैट्रिक पास करके जब दिल्ली गए तो वहाँ किशनदा के पास रहे थे जो कि खुद कुंवारे थे। तो इस तरह ये भी नए नए जो परिवर्तन हुए उनसे कोई वाकिफ नहीं थे, कोई वास्ता इनका नहीं रहा। उन्हें धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी पारिवारिक चिंतन में डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। यानी धार्मिक प्रवचन सुन रहे हैं और वहाँ पर पारिवारिक जो चिंतन था वो उनके रहकर उनके मस्तिष्क में आता, जो कि अच्छा नहीं लगता, उनके धार्मिक आस्था को चोट पहुँचाता था। ध्यान लगाने का कार्य रिटायरमेंट के बाद ठीक रहता है। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार किशनदा के शब्दों में और उनके ही लहजे में कहा करते हैं, और कहकर उनकी तरह ही नकली सी हंसी हंस देते हैं। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। उनके जाने के बाद घर में होली गंवाना, रामलीला के लिए क्वार्टर का एक कमरा देना, जन्यों पुन्यों के दिन सब कुमायूनियों को जनेऊ बदलने के लिए घर बुलाना आदि कार्य वे पत्नी व बच्चों के विरोध के बावजूद करते हैं। वे यह भी चाहते हैं कि बच्चे उनसे सलाह लें, परंतु बच्चे उन्हें सदैव उपेक्षित करते हैं। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। तो इस तरह से यानी कि आचार विचार हर प्रकार से वो किशनदा का ही अपनाते थे, और यशोधर बाबू ने किशनदा के शिष्य की भांति उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। जब वो चले गए तो उनके जाने के बाद घर में जैसे होली गंवाना, रामलीला के लिए क्वार्टर का कमरा देना और दूसरी परंपराओं को भी वो निभाते थे जैसे किशनदा करते थे। लेकिन अपनी पत्नी बच्चों का विरोध उनको झेलना पड़ता था, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके बच्चे भी उनसे सलाह लें, उनके बच्चे उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करें, लेकिन उनके बच्चे ऐसा नहीं करते थे। वे अक्सर अपने पिता यशोधर बाबू को उपेक्षित करते थे, अनादर करते थे, और यही कारण है प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। वे चाहते थे कि उनके लड़के घर का सामान खुद लाएं, परंतु उनकी आपस की लड़ाई से उन्होंने इस विषय को उठाना ही बंद कर दिया। बच्चे चाहते थे कि वे इन कामों के लिए नौकर रख लें। यशोधर बाबू को यही समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है कि उनका बेटा अपना वेतन उन्हें दे। क्या वह ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था? उनके ऊपर वह हर काम अपने पैसे से करने की धौंस देता है। घर में वह तमाम परिवर्तन अपने पैसों से कर रहा है। वह हर चीज़ पर अपना हक समझता है। सब्जी लेकर वे अपने क्वार्टर पहुँचे। वहाँ एक तख्ती पर लिखा था वाई डी पंत। उन्हें पहले गलत जगह आने का धोखा हुआ। घर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर मोटरसाइकिलें थी तथा लोग विदा ले दे रहे थे।
बाहर बरामदे में रंगीन कागजों की झालरें व गुब्बारे लटक रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को कार में बैठे किसी साहब से हाथ मिलाते देखा। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी व बेटी को बरामदे में खड़ा देखा, जो कुछ मेम साहबों को विदा कर रही थी। यानी यहाँ ऊपर के अनुच्छेद में अगर हम देखें तो यशोधर बाबू की अपनी संतान के प्रति अपेक्षाएं दिखाई देती हैं। वो चाहते थे, क्योंकि अब उनको सब्जी मंडी से सब्जी लेकर जाना पड़ रहा है, पहाड़गंज से सब्जी लेकर जाना पड़ता है। वो चाहते थे कि उनके लड़के खुद घर का सामान लेके जाएं, लेकिन वो इस बात को अपने बच्चों से नहीं कह पाते थे। उनको लगता था कि और इतने सारे विवाद, इतने मतभेद हैं, ये बातें बताऊंगा तो और मतभेद बढ़ सकता है। अगर वो ये दूसरे काम के लिए कहते अपने घर में, तो बच्चे कहते कि इन कामों के लिए नौकर रख लें, जो कि यशोधर बाबू को ठीक नहीं लगता था कि छोटे छोटे कामों के लिए नौकर रखा जाए। वो चाहते थे कि उनका बेटा अपना वेतन यशोधर बाबू को दे, और ऐसा नहीं कर सकता तो कम से कम एक जॉइंट अकाउंट यशोधर बाबू के साथ खोले, क्योंकि उनका मानना था कि उनके उस पैसे पर पिता का हक भी होता है। लेकिन बेटा इसके विपरीत अपने हर काम अपने पैसे से करता, उसकी धौंस दिखाता और अपने घर में जितने भी परिवर्तन अपने पैसों से कर रहा है। और यही कारण है कि अपनी हर चीज़ पर वो अपना हक समझता है। जब सब्जी लेकर वो क्वार्टर पे पहुंचते हैं तो एक तख्ती पे नाम लिखा है वाई.डी. पंत। अब यह देखकर एक बार तो उनको धोखा हुआ, कहीं दूसरे घर में तो नहीं आ गए। लेकिन वहाँ एक कार खड़ी है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, बहुत सारे गाड़ियाँ खड़ी हैं। बाहर बरामदे में रंगीन कागज, झालर, गुब्बारे ये लगाकर घर को सजाया हुआ है। बेटा कार में बैठे किसी साहब से हाथ मिला रहा है। उनकी पत्नी और बेटी भी बरामदे में खड़ी होकर कुछ मेम साहबों को विदा कर रही है, जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है। लड़की जीन्स व बगैर बाहाँ का टॉप पहने हुए थी। पत्नी ने होठों पर लाली व बालों में खिजाब लगाया हुआ था। यशोधर को यह सब समहाउ इम्प्रॉपर लगता था। यशोधर चुपचाप घर पहुंचे तो बड़े बेटे ने देर से आने का उल्हाना दिया। यशोधर ने शर्मीली सी हंसी हंसते हुए पूछा कि हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी है। यशोधर के दूर के भांजे ने कहा, जब से तुम्हारा बेटा 1,500 महीने कमाने लगा है तब से। यानी जब वो घर में आते हैं तो यह दृश्य देखते हैं कि सब आने वाले अतिथियों से मिल रहे हैं, कोई विदा कर रहा है। बेटी जीन्स और बगैर बाहाँ का टॉप पहने थी, जो कि यशोधर बाबू को ठीक नहीं लगा। पत्नी अपने होठों पर लाली लगाए हुए और बालों में खिजाब लगा के दिखाई दे रही थी। यशोधर को ये सब समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। वो चुपचाप घर में गए और अंदर गए तो जब उनसे पूछा उनके बेटे ने तो देर से आने का उलाहना दिया, तो उन्होंने एक शर्मिली सी हंसी हंसते हुए कह दिया कि हमारे यहाँ पर सिल्वर वेडिंग कब से मनने लग गई। यानी इससे पहले उन्होंने कभी कोई भी एनिवर्सरी या कोई भी चीज़ें नहीं मनाई थी। तब यशोधर के दूर के भांजे ने कहा कि जब से तुम्हारा बेटा 1,500 रुपये महीने कमाता है तब से मनाई जाने लगी। यशोधर को अपनी सिल्वर वेडिंग की यह पार्टी भी अच्छी नहीं लगी। उन्हें यह मलाल था कि सुबह ऑफिस जाते समय तक किसी ने उनसे इस आयोजन की चर्चा नहीं की थी। उनके पुत्र भूषण ने जब अपने मित्रों सहयोगियों से यशोधर बाबू का परिचय करवाया तो उस समय उन्होंने प्रयास किया कि भले ही वे संस्कारी कुमायूनी हैं, तथापि विलायती रीति रिवाज भी अच्छी तरह परिचित होने का एहसास कराएं। बच्चों के आग्रह पर यशोधर बाबू अपनी शादी की सालगिरह पर केक काटने के स्थान पर जाकर खड़े हो गए। फिर बेटी के कहने पर उन्होंने केक भी काटा, जबकि उन्होंने कहा कि समहाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस, परंतु उन्होंने केक नहीं खाया क्योंकि इसमें अंडा होता है। अधिक आग्रह पर उन्होंने संध्या न करने का बहाना किया तथा पूजा में चले गए। यानी वहाँ अपने बेटे के आग्रह करने पर और बेटी के कहने पर उन्होंने केक तो काट दिया। केक काटने के बाद जब उनको खाने के लिए कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया कि इसमें अंडा होता है। लेकिन जब उन्होंने बहुत आग्रह किया तो उन्होंने कह दिया कि मैंने अभी संध्या नहीं की है, अर्थात पूजा अर्चना जो करते हैं वो नहीं की है, और पूजा में वो चले गए।
आज उन्होंने पूजा में देर लगाई ताकि अधिकतर मेहमान चले जाएं। यहाँ भी उन्हें किशनदा दिखाई दिए। उन्होंने पूछा कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। किशनदा कह रहे थे कि भाऊ, सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं, चाहे वह गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी, अमीर हो या गरीब, शुरू और आखिर में सब अकेले ही होते हैं। यशोधर बाबू को लगता है कि किशनदा आज भी उनका मार्गदर्शन करने में सक्षम है और यह बताने में भी कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उनके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। किशनदा अकेलेपन का राग अलाप रहे थे। उनका मानना था कि यह सब माया है। जो भूषण आज इतना उछल रहा है वह भी किसी दिन इतना ही अकेला और असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है। इस बीच यशोधर की पत्नी ने वहां आकर झिड़कते हुए पूछा कि आज पूजा में ही बैठे रहोगे। मेहमानों के जाने की बात सुनकर वे लाल गमछे में ही बैठक में चले गए। बच्चे इस परंपरा के सख्त खिलाफ थे। उनकी बेटी इस बात पर बहुत झल्लाई। टेबल पर रखे प्रेजेंट खोलने की बात कही। भूषण उनको खोलता है कि यह ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। सुबह दूध लाने के समय आप फटा हुआ पुलौर पहनकर चले जाते हैं, वह बुरा लगता है। बेटी पिता का पाजामा कुर्ता उठा लाई कि इसे पहनकर गाउन पहने। बच्चों के आग्रह पर वे गाउन पहन लेते हैं। उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक गई। यह कहना कठिन है कि उनको भूषण की यह बात चुभ गई कि आप इसे पहनकर दूध लेने जाया करें। वह स्वयं दूध लाने की बात नहीं कर रहा। यानी अब वहाँ पूजा में बैठे बैठे जब सारे मेहमान जाने लगे तो उनकी पत्नी और उनके बच्चे उनको लेने जाते हैं और उनको ये तरीका उनका अच्छा नहीं लगा कि घर में मेहमान आए थे और आप पूजा में बैठे हैं। बेटी भी उन पर झल्लाई और बाद में अतिथियों द्वारा लाए गए उपहार जब खोलने की बारी आई तो उनके बेटे भूषण ने जब खोलकर उसमें ड्रेसिंग गाउन देखा और उन्होंने उनके पुराने कपड़ों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आप इसे पहनकर दूध लेने जाया करें। ये दूध लेने जाया करें शब्द यशोधर बाबू को बुरा लगा, उनको चुभ गया। उनको लगा कि अब भी ये मुझसे दूध लाने के लिए कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कि मैं दूध लेने चला जाऊं। यानी अपने बेटे से यह अपेक्षा करते हैं कि वे खुद कार्य करने की बात कहते। धन्यवाद।